Yes, good morning, all of you. सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ अगर डाउट होगा तो वो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन हमें दो नंबर्स के दो उसमें दिया पूछा जा सकता है। एक तो आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में और एक आएगा टूस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट में पूछा जा सकता है एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो टूस कॉम्प्लीमेंट में ही पूछेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी लेस है। ठीक है, और इसके अलावा तो अगर किसी और में पूछा जाएगा तो उसको भी नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट में या फिर किसी और बेस में भी अगर पूछा जाए, किसी और रिप्रेजेंटेशन में भी पूछा जाए, सिर्फ सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी दिया जाए, तो एक तरीका तो है जो हमेशा ही वर्क करेगा। वो क्या कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और वहां से आंसर निकाल लें। ठीक है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करके जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है उसको हमने परफॉर्म किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर सॉल्व करनी है तो वो सब हो जाएगा और फाइनल जो आंसर आएगा उसको हम रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन में दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये तरीका तो हमेशा वैलिड होगा और ये वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पर अभी हमें सब्ट्रैक्शन सीखने का रीजन ये है रिक्वायर्ड बेस में, क्योंकि पहली बात तो सिंपल आएगा, 4 बिट में आएगा, 6 बिट में आएगा, 8 बिट में आएगा। 8 बिट से ज्यादा में पूछेगा नहीं वो, तो डायरेक्टली कन्वर्ट करना, डायरेक्ट सॉल्व करना ज्यादा टाइम सेविंग होगा एज कंपेयर टू कि हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर निकाले, पहली बात। और दूसरी बात, हमें कुछ और चीजें भी उसको एनालाइज करने की जरूरत है जिसपे कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ओवरफ्लो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ओवरफ्लो किसका पार्ट है? जो हम रेंज पढ़ते थे उसी का ही पार्ट है कि अगर हमारा नंबर, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, अगर वो हमारे रेंज में नहीं आया तो वो क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। इवन अंडरफ्लो भी होता है। अब हमें लगेगा अंडरफ्लो कैसे होगा, अंडरफ्लो तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि रेंज में अगर है -7 से +7 के बीच में, या फिर -8 से +7 के बीच में अगर नंबर हमारा है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास कितने बिट्स है? 4 बिट है। ठीक है, अब 4 बिट में हमारा जो नंबर है वो कहां से कहां के रेंज में आएगा? माइनस -8, टूस कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिर हमारा -8 टू +7 तक में आ जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं तो कितनी भी बिट ले लूं, अगर मान लो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 0.000000005, ये बेस 10 में है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्या तुम इसको 4 बिट में, 8 बिट में, 10 बिट या 32 बिट में भी रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये नंबर क्या है? बहुत छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तभी रेंज के बाहर हो सकता है, बहुत छोटा नंबर भी आउट ऑफ द रेंज हो सकता है जो कि हमारे रिक्वायर्ड बिट्स में ना आए। बड़ा नंबर अगर बाहर चला गया तो ओवरफ्लो, और बहुत छोटा नंबर अगर आ गया तो अंडरफ्लो। आई बात समझ में? तो ये भी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई रेंज बना ली तो इसका मतलब कि हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि हमारा बहुत बड़ा नंबर हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। अरे बहुत छोटा नंबर भी स्टोर नहीं कर सकते कई बार हम। आई बात समझ में? तो इसीलिए ही हम कई सारी रिप्रेजेंटेशन और कई सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं आगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस बात की बात कर रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओवरफ्लो के लिए, अंडरफ्लो के लिए नहीं पूछा जाएगा। अंडरफ्लो के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पढ़ाने में वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड पूछा ही नहीं गया है। ओवरफ्लो पे भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बेसिक। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा नॉर्मल अगर हम थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन करना जो अभी हमें सीखना है। अभी हम क्या देखने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इन वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो भी हमें नंबर दिया है a माइनस बी, इन जनरल हम देखें तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है a माइनस बी करने के लिए, तो अब क्या हो सकता है कि जो a है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, और b जो है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक जनरल सबसे फाइनल कंक्लूजन जो मैं बता रहा हूं वो ये कि a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको रिक्वायर्ड बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसका क्या होगा? 0 होगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बाइनरी फॉर्मेट में ही दिया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को करवा रहा हूं 8-3 तो यहां पर तुम्हें 8-3 क्वेश्चन में पूछा जाएगा, नहीं, वो उसका बाइनरी पैटर्न ही देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तो मैं इसलिए करवाता हूं ताकि हमारा आंसर भी तो साथ में चेक हो, क्योंकि मैं तो एट रैंडम क्वेश्चन करवा रहा हूं, मुझे क्या पता कि आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अगर मैं डायरेक्ट बाइनरी पैटर्न दे दूं तो इस बात का प्रूफ क्या है कि जो हमने किया है वो सही है।
ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले डेसिमल लेता हूं, उसको कन्वर्ट करता हूं और फिर वापस से उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्टली किस में आएगा, बाइनरी पैटर्न में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 8 का बाइनरी निकालना पड़ेगा या 3 का -3 का कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैटर्न निकालना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट में। वो डायरेक्टली तुम्हें देगा, और नहीं भी देगा तो भी तुम्हें आता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हें नंबर दिया होगा तो यहां पर तुम्हें उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखकर पता चल जाएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, और उसको सब्ट्रैक्ट करने की बात की जाएगी, तो ऑब्वियसली वो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों नंबर फाइनली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब अगर ऐड हो रहा है तो नंबर इसका मतलब बड़ा होने वाला है। ठीक है ना, अगर कुछ भी चीज ऐड होगी, चाहे वो प्लस करने पर ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस करने पर ऐड हो, इन शॉर्ट अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो नंबर फाइनल रिजल्ट जो है वो बड़ा ही होगा। और अगर फाइनल रिजल्ट बड़ा है तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रेंज के अंदर आ जाए या फिर रेंज के बाहर चला जाए, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब कि फाइनल चाहे आगे माइनस लगाने के बाद हो या फिर माइनस लगाने से पहले का हो, इन शॉर्ट अगर हम दो, एक पॉजिटिव का नंबर है और एक नेगेटिव का नंबर है, और उनको ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो नंबर छोटा होने वाला है तो वो रेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो वो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ द रेंज तो नहीं जाएगा अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है। कब आउट ऑफ द रेंज आएगा, जब दोनों ही पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो या दोनों ही नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अभी अगर यहां पर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं माइनस करने के लिए बोलूं तो मैं इसको -3 ट्रीट कर सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यह है कि हमें तो सिर्फ एडिशन ही करना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी बोले तब भी, भले ही वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला है, हमें तो क्या करना है, एडिशन ही करना है। मतलब कि अगर वो ये भी बोलता है कि -8 को प्लस कर दो 3 से, तो भी हम क्या करेंगे, -8 का कन्वर्जन लिखेंगे और +3 का कन्वर्जन लिखेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वो बोले 8 में से -3 करो, तब भी हम क्या करेंगे कि इसको -3 को रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वो बोलेगा कि ये -8 था और +3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी हम भी इसको भी -8 लेंगे, इसको भी -3 लेंगे और फिर से इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ एडिशन ही करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो भी इसको पूरा पॉजिटिव ही लेना है, अगर ये नंबर नेगेटिव है तब भी मुझे एज इट इज ही लेना है, और यहां पर भी अगर नंबर पॉजिटिव है तो भी एज इट इज लेना है, नेगेटिव है तो भी एज इट इज लेना है। डिफरेंस किस में क्रिएट होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा दूसरे वाले में। ठीक है, अगर ये नेगेटिव का नंबर है तो टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही स्टोर होगा या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही स्टोर होगा। ठीक है, अगर एडिशन करना है तो, कब, अगर एडिशन करना है तो। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं मतलब ये हमें +8 और -3 का बाइनरी पैटर्न दिया होगा और हमें बोला जाएगा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जो हमें पैटर्न दिया होगा वो किसका दिया है, -3 का, और मुझे करना क्या है, उसको बनाना क्या है, +3 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा अगर टूस कॉम्प्लीमेंट में आंसर है तो, और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में आंसर दिया है। क्यों, क्योंकि हमें जो अभी नंबर दिया है वो किसमें दिया है, -3, और मुझे उसको क्या बनाना है, +3। तो अगर -3 को +3 बनाना है या +3 को -3 बनाना है तो हमें गिवन पैटर्न का क्या लेना पड़ता है, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में आंसर देना है और टूस कॉम्प्लीमेंट अगर टूस कॉम्प्लीमेंट में आंसर देना है। क्लियर है, मतलब यहां पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना ही है या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना ही है। किसका, बी का, ए का नहीं निकालना, पहला वाला ए दूसरा वाला बी। उसी तरह से यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, मान लो कि ये नंबर पॉजिटिव में दिया और हमें क्या बोला जाए, नेगेटिव करने के लिए, तो अब यहां पर भी सेम वही बात लागू हो जाएगी। हमें जो पैटर्न दिया है वो किसका दिया है, +3 का, और हमें इसको क्या बनाना है, -3, तभी तो हम इसको क्या कर पाएंगे, तभी तो हम इसको प्लस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर से उसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, टूस कॉम्प्लीमेंट या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें बस क्या याद रखना है, इन शॉर्ट हमें बस ये याद रखना है कि जो भी नंबर हमें दिया हो, जो भी पैटर्न हमें दिया हो, उसमें से जो दूसरा वाला है उसका हमें क्या लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि मान लो दिया हुआ है 0 0 1 1 और फिर दिया है 1 0 1 1, ठीक है, और इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी। ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मान लो वंस कॉम्प्लीमेंट पहले करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव का 3, तो ये पॉजिटिव का क्या है, ये पॉजिटिव का 3 है। ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो ये नेगेटिव का नंबर है। नंबर कौन सा है ये, -4, इसका लोगे क्या,
वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहां पर तो 0 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, तो यहां पर 1 आएगा, इसका मतलब ये कौन सा है 4, और क्योंकि नेगेटिव का है तो इसको क्या बोलेंगे माइनस का 4, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये माइनस का 4 है, और इसको मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 7 आएगा, और 7 जो है 4 बिट की रेंज में आता है। अगर मैं 4 बिट की रेंज देखूं तो 4 बिट की रेंज होती है वंस कॉम्प्लीमेंट में -7 से +7, ठीक है, तो +7 तक का रेंज में आ रहा है, मतलब ये आउट ऑफ द रेंज नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि पहले वाले को एज इट इज रहने दो 0 0 1 1, पहले वाले को कुछ नहीं करना, और दूसरे वाले को क्या करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे, क्या करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो 0 1 0 0, और इनको फिर क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0, कन्वर्ट, ये कैसा नंबर हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0 है, और इसको कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7, और आना भी चाहिए था 7, मतलब सही है, क्लियर है, नोट कर लो। हम्म, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन के केस में डायरेक्ट ऐड करेंगे। सारे कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, हमने अभी जो देखा उसमें पहला वाला पॉजिटिव था, दूसरा वाला नंबर नेगेटिव गिवन था, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि पहले वाले को नेगेटिव बनाते हैं और दूसरे वाले को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला नेगेटिव का नंबर कोई सा भी ले लो, यही ले लो चाहे तो 1 0 1 1, तो ये नेगेटिव का नंबर हो गया, और पॉजिटिव का नंबर भी यही ले लो 0 0 1 1, ठीक है, और इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था +3 को, और इनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा -7, रेंज में है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमारा मेथड है कि इसका पहले क्या लेना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है बी का क्या ले लेना है टू वंस कॉम्प्लीमेंट, तो बी का हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो पहले वाले को तो एज इट इज लिख देंगे 1 0 1 1, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, और दूसरे वाले का क्या ले लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, और इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड क्या गया 1, तो जब कैरी फॉरवर्ड 1 जाता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं इसको फिर से ऐड कर देते हैं, ये याद रखना वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं करना पड़ता, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है अगर एक्स्ट्रा बिट आ जाती है तो उसको हमें दोबारा से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट हमें किसमें देना है 4 बिट में ही देना है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा एक्स्ट्रा बिट आ गया उसको हम ऐड कर देंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, और यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आ गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ गया, मतलब ये नंबर कैसा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, और कौन सा नंबर नेगेटिव में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 1 1, 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 7 को, तो ये कौन सा पैटर्न है -7, और -7 आना भी चाहिए था, ठीक है ना, -7 आना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्या चीज नहीं समझ में आई? हम्म, हाँ नेगेटिव में है तो हमने लिखा भी तो नेगेटिव में ही है, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकाल लेता तो वो क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता। आई बात समझ में, इस ऐसा मत सोचो कि नेगेटिव नंबर का ही निकालना है, ये सोचो कि हमें चाहिए क्या, ठीक है ना, या तो वो सोच लो, और नहीं तो फिर ये याद रख लो कि जो सेकंड वाला है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हाँ जिसके सामने हम यहां पर माइनस लगा रहे हैं, जिसके सामने हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न तो ऑलरेडी नेगेटिव में ही है, क्योंकि यहां पर इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है, और इसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉरी इसका इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, और इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0, और हमें इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इस पॉजिटिव नंबर को क्या बनाना है नेगेटिव, प्रीवियस केस में हमें नेगेटिव को बनाना था पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में लेके जाना है या नेगेटिव के नंबर को पॉजिटिव में लेके जाना है तभी हमें क्या करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि ये तो नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहां पर माइनस लगा के क्या कर रहे हैं, माइनस वाले को प्लस बना रहे हैं और प्लस वाले को
माइनस बना रहे हैं, इसलिए सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आएगा। अगर एडिशन करने के लिए बोला होगा तो ही कर पाओगे ऐड। अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और ऐड करने के लिए बोला है तो ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, कि अगर माइनस करने के लिए बोला जाए तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उनको ऐड करने पर तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा ना। हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग एडिशन। तो उसको पहले बनाना पड़ेगा क्या, माइनस बी, इसलिए हमें उसका लेना पड़ रहा है कॉम्प्लीमेंट। इन शॉर्ट क्या समझाया, कॉम्प्लीमेंट क्यों लेते हैं, पॉजिटिव नंबर को क्या बनाना है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर को क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब आगे अगर मैं माइनस लगा रहा हूं तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव का नंबर होगा तो भी मैं उसको नेगेटिव बना रहा हूं, और नेगेटिव का नंबर होगा तो मैं उसको क्या बना रहा हूं, पॉजिटिव। इसलिए सिर्फ दूसरे वाले का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, पहले वाले को कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? लेकिन आंसर यही है, आंसर यही है। अगर आंसर दोगे, पेपर में टिक करोगे तो यही टिक करोगे, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। अगर तुम इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं करना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। साइन रिप्रेजेंटेशन में वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ये, तो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, इसका मतलब ये इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या बता रहा है कि नंबर है नेगेटिव में, और अगर नंबर नेगेटिव में है तो डायरेक्ट इसको डेसिमल में नहीं करेंगे, पहले इसका निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? हाँ, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट लेकर अगर ऐड करते तो फाइनल आंसर टूस कॉम्प्लीमेंट में आता है, और टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको दोबारा से ऐड नहीं करते। ये ध्यान रखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जो एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होता है उसको दोबारा से ऐड करते हैं, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं करते। ठीक है, तो पहला हमने देखा था किसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहला हमने कौन सा देखा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर हमने देखा एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब हम एक देखते हैं दोनों नेगेटिव। ठीक है, एक देख लेते हैं दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे कि मान लो 1011 पहला वाला ले लिया, ये कितना हो गया, माइनस का 4, और फिर मैं ले लेता हूं -2 ताकि रेंज में आंसर आ जाए, है ना। तो वैसे तो रेंज में आ ही जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1100 ले लेता हूं। ठीक है, और इनको हमें करना है क्या, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कौन सा नंबर बता रहा है, ये बता रहा है -4। क्यों, क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, मतलब नंबर नेगेटिव है, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4, तो ये हो गया -4। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1, मतलब नंबर कैसा है, नेगेटिव का है, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो यहां पर 1 1 आ जाएगा, मतलब 3, तो ये कौन सा है, -3। और इनको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -1। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रख देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, 1011, और सेकंड वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 0011, और इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, और ये 1 और ये 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ गया, 1, मतलब ये नंबर कैसा है, नेगेटिव का है, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, और -1 आना भी चाहिए था। ठीक है, तो आंसर क्या बोलोगे, 1110। क्लियर है? हमेशा सेकंड वाले का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है ना। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं दोनों नंबर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं, 0111, और फिर ये तो रेंज के बाहर हो जाएगा, हाँ नहीं हो जाएगा रेंज के अंदर, 0111 और 0101। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +7 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +5 को, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट की। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1010, और हम इनको क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे 1, 1+1 10 का 0 कैरी 1, 1+1 10 का 0 कैरी 1, 1+1 10 का 0 कैरी 1 जो आएगा वो दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो 1+1 10 का 0 कैरी 1, तो यहां पर 1 और 0 0, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ गया 0, मतलब नंबर कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये 2, तो आना भी चाहिए था प्लस का 2 और ये किसको शो कर रहा है +2 को, और आना भी चाहिए था, मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो आगे समझ में, मैंने एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लिया, दोनों नेगेटिव लिए और दोनों पॉजिटिव लिए, चारों केस में हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले का ही हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, फर्स्ट वाले को टच नहीं किया। बस ध्यान ये रखना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में अगर एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रहा है तो उसको प्लस करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया सब्ट्रैक्शन। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एडिशन ऑपरेटर को ही यूज करके सब्ट्रैक्शन कर सके। इसका मकसद क्या है करने का, कि हमें एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर अलग से नहीं बनाना, हमारे पास जो प्लस करने के लिए जो मशीन बनी हुई है उसी मशीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस करने के लिए भी, कोई अलग से नई मशीन नहीं बना रहे। आ गई बात समझ में, जो हमारी एडिशन वाली जो हार्डवेयर है, एडिशन का जो हार्डवेयर है उसी से ही हम क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। क्लियर है, अब सेम यही चीज, अब यही सारे क्वेश्चंस करो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करो, वो आंसर अभी भी गलत आएगा ना, अभी अभी हाल अभी आंसर गलत निकाल रहा हूं मेरे को। ठीक है, देखो आंसर अभी गलत आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट वाले एक और सवाल करो, रुको अभी वंस कॉम्प्लीमेंट वाले एक और सवाल करो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -7 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +3 को, और हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या आएगा, -10। ठीक है, करो जरा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को, सेकंड वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो 1 000 एज इट इज रहा और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया 1 1 0 0, और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां पर ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 1+1 10 का 0 कैरी क्या गया 1, उसको दोबारा से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 0 1 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0, और नंबर क्या आ जाएगा ये प्लस का 5, और आना क्या चाहिए था -10। सर ने तो गलत पढ़ाया, क्या हो गया, ये रेंज से बाहर चला गया ना, ये रेंज क्या होती है 4 बिट की, -7 से +7। आपने एक ही कमरे का घर लिया था, उसमें 7 से ज्यादा लोग आ ही नहीं सकते थे, यहां पर 10 लोग आ गए, तो वो घर के अंदर आएंगे ही नहीं, बाकी 3 बाहर ही पड़े रह जाएंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, वो गलत आया। आ गई बात समझ में, अब गलत कितना आया, साइकिल बनाओ तो समझ में आ जाएगा कि वो +5 क्यों आया, +5 क्यों आया ये समझना जरूरी है, +5 ही क्यों आया, तो +5 क्यों आया, ये हमने बनाया चक्का 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या था -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और -0। ठीक है, तो हम कहां पर थे, हम थे माइनस किस पर, 7 पर, 1 कम 2 कम 3 कम, क्या आ गया 5। ठीक है ना, -3 क्या ना, तो 1 कम 2 कम 3 कम, आ गया समझ में। तो ये जो चक्का बनाया था ये इसलिए कि ऐसा क्यों आ रहा है ना, इस तरह से साइक्लिक ऐसा साइकिल चल रही है, आई बात समझ में। टूटी हुई कड़ियां जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही हैं, आंसर क्या बोलोगे, आंसर यही बोलोगे है ना, आंसर यही है, लेकिन रेंज के बाहर चला गया इसलिए हमें गलत आंसर दिख रहा है। हाँ रेंज में ही रहेगा, नहीं रेंज के बाहर भी आ सकता है, फिर इसका आंसर पता है क्या, इसका आंसर क्या ऑप्शन क्या रहेगा, ओवरफ्लो, ऐसा इस तरह से दिया आएगा, आंसर इज 0 1 0 1 एंड ओवरफ्लो, फिर 0 1 0 1 एंड नो ओवरफ्लो। ठीक है, या फिर एक और कोई सा पैटर्न दे देगा वो, ओवरफ्लो नो ओवरफ्लो, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा वो, तो आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला, कि आंसर ये आ रहा है और ओवरफ्लो हो चुका है। आई बात समझ में।
ओवरफ्लो बच्चे क्या समझते हैं, ये जो कैरी निकल गया ना इसको ओवरफ्लो समझते हैं। तो यहां पर तो कैरी कुछ आया नहीं है ना, 4 बिट में था, 4 बिट में आगे देखो कुछ बचा क्या एक्स्ट्रा, नहीं बचा, तो इसको क्या बोल देते हैं, ओवरफ्लो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ओवरफ्लो है। इसको ओवरफ्लो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कैरी आउट। इसको क्या बोलते हैं, कैरी आउट, ठीक है ना, इसको ओवरफ्लो नहीं बोलते। और ऐसा नहीं है कि 4 बिट में ही ओवरफ्लो होगा, 5 बिट में भी ओवरफ्लो हो जाएगा। कब, जब वो -15 से +15 के बाहर चला जाएगा। 5 बिट की रेंज क्या हो जाएगी, 5 बिट की रेंज हो जाएगी -15 से +15। तो वहां पर कब ओवरफ्लो होगा, ये वाला क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन वहां पर कब ओवरफ्लो हो जाएगा, जब -15 या +15 के बाहर चला जाए। आ गई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 एंड ओवरफ्लो। क्लियर है, टूस कॉम्प्लीमेंट में मूव करें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। अब यही सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक ले लेते हैं पॉजिटिव और एक ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, और इनको करना है सब्ट्रैक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +6 को, और सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या आएगा, -10। ऑब्वियसली ये कहां चला जाएगा, ओवरफ्लो में चला जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको भी। तो यहां से इसका क्या निकाल दो, पहले टूस कॉम्प्लीमेंट। अब जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो भी बात करेंगे वो टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। क्या, अच्छा हाँ, ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है ना, सॉरी। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं इसको लेता हूं तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, और यहां पर ये 1 रहेगा, और यहां बस ये 1 ही आएगा, ठीक, 0 1 सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा तुम्हारा, ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये +6 ही रहेगा, और यहां पर माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -11। आंसर क्या आना चाहिए, -11, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रहने दोगे, उसको तो कुछ नहीं करोगे, और सेकंड वाले का क्या ले लोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लोगे। राइट हैंड साइड से आओगे जब तक पहला 1 नहीं मिल जाता, तो 0 का 0, 1 का 1। अब जैसे ही 1 मिल गया उसके बाद 1 को क्या कर दोगे, 0, और 0 को क्या कर दोगे, 1, और अब इनको क्या कर दोगे, ऐड। तो ये हो जाएगा 1 1 + 1 10 का 0, कैरी 1 1 1 + 1 10 का 0, और ये जो 1 आएगा उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0 1 0 1, ठीक है। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आना चाहिए था, -11, लेकिन क्या आ रहा है, +5। जरा देखें ऐसा क्यों आया, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, हाँ -8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। -0 नहीं आता, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, -8 आ जाता है, ठीक है। तो हम कहां पर थे, हम थे -5 पर। कहां थे हम, -5 पर, और कितने कम जाना है, 6 कम जाना है, 1 कम 2 कम 3 4 5 6 कम, कहां आ गए, 5। आया समझ में, इसलिए क्या आंसर आया, +5। ओवरफ्लो हुआ ना, ओवरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हुआ ही नहीं, अभी अंडरफ्लो होगा ही नहीं। अंडरफ्लो कब होता है, पॉइंट के केस में। देखो सिंपल सी बात है, ये रेंज है तुम्हारी +7 से -8, ठीक है। इसके बाहर और इसके बाहर यहां पर क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। इसके बाहर और इसके बाहर क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। और यहां पर, ठीक है ना, यहां पर जो होगा वो होगा अंडरफ्लो, ठीक है। तो जैसे कि तुम बोल सकते हो, ये अभी तो हम खैर इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर के केस में तो अभी हम बात नहीं कर सकते अंडरफ्लो की, लेकिन अंडरफ्लो कब आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमने फ्रैक्शनल पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसके लिए IEEE वो सब पढ़ेंगे। तो उसमें ये हो जाता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है कि सबसे छोटा नंबर जो हम बना सकते हैं नेगेटिव में, वो माइनस का 0.5 बना सकते हैं, फिर 0 को तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, और फिर प्लस का 0.5 हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 0.5 माइनस का 0.5 के बीच में, और इधर पे ये दोनों जगह पर क्या होगा, अंडरफ्लो, कि हम इससे छोटा नंबर नहीं बना सकते, मतलब 0.04 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये तो खैर मैंने एग्जांपल दिया है, और छोटा, बल्कि और छोटे नंबर के लिए होता है वो, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 0.04 नहीं बना सकते, 0.03 नहीं बना सकते, मतलब 0.5 हम बना सकते हैं, 0 भी बना सकते हैं, 0.5 भी बना सकते हैं, क्योंकि 0 से बना सकते हैं क्योंकि वो इंटीजर की कैटेगरी में आ जाएगा,
ठीक है, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 नहीं बना सकते, यहां पर माइनस का 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 नहीं बना सकते, तो वो क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो में आ जाएगा, बिट में नहीं आ पाएगा ना। अभी मैंने बताया ना कि मान लो कि हमने ये बोल दिया, अभी उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको अगर मैं कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करूं और तुमको मैं बोल दूं कि तुम्हारे पास कितने हैं, फ्रैक्शन में 2 ही बिट है, तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा नंबर भी जो आएगा वो कौन सा आएगा, 0, 1। फ्रैक्शन में अगर तुमने 0, 0 ले लिया तो वो तो 0 ही हो जाएगा, वो इंटीजर में चला जाएगा। फ्रैक्शन में सबसे छोटा नंबर भी क्या आएगा, कि इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो, तो सबसे छोटा नंबर भी क्या आ पाएगा इसमें, 0.25। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 0.25, मतलब 0.25 से छोटा नंबर अगर मैं तुमको बोल दूं कि पॉइंट का 125 भी तुम अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो नहीं कर सकते 2 बिट में, तो ये क्या हो गया, 0.125 भी 2 बिट के लिए अंडरफ्लो। आ गई बात समझ में, क्योंकि हम इसको उतने बिट में नहीं ला सकते। क्लियर हुआ। तो अभी तो यहां पर सब ओवरफ्लो ही है, यहां पर सब क्या है, यहां पर सब ओवरफ्लो ही है, कुछ तुम्हारे दिमाग के ऊपर से और कुछ यहाँ की बिट से, है ना। कितने लोगों का अभी भी ओवरफ्लो है, बोलो क्या क्या है ओवरफ्लो में, क्या है, ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले वाले को एज इट इज रहने देना है और दूसरे वाले का क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट्स इट, और ऐड कर देना है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, बस। बाकी जो भी पढ़ाया है ना वो सिर्फ इसलिए है कि ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। यहां जो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, यहां ये सब जो लिखा है ना, ये सब सिर्फ समझाने के लिए। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझे ये पता चल सके कि आंसर आना क्या चाहिए था। एग्जाम में हमें ये करना है क्या, नहीं करना। हमने तो सिर्फ ये क्यों किया, ताकि हम ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि फाइनली आंसर आना क्या चाहिए था। ठीक है, सॉल्व तो हम बस इतना करके छोड़ देंगे, बस हम तो इतना करके छोड़ देंगे, बस ये भी नहीं देखेंगे कि ये +5 है या नहीं है, क्या है वो भी नहीं देखेंगे। ठीक है, हमने ये फिर हमने एनालाइज किया कि ये -11 आना चाहिए था और हमारा आंसर आया +5। अब ये आया क्यों, मुद्दे की बात ये है, हम ये सोच रहे हैं कि आया क्यों, तो हमने उसको एनालाइज किया कि ये इस तरह से आया कि इस तरह की ये साइकिल मेंटेन कर रहा है। अब हर एक के लिए अलग अलग साइकिल है, और ये साइकिल ऐसा नहीं है कि ये कम पहले बनाई गई है और बाद में रिप्रेजेंटेशन आया, नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन आ गया, पैटर्न आंसर आने लग गए, उसको एनालाइज करके एक ये तरीका बना दिया कि हाँ, जैसे कि पास्कल ट्रायंगल क्या है, पहले बाइनोमियल थ्योरम बना, बाइनोमियल थ्योरम के बाद में उसके पैटर्न को, उसके कोफिशिएंट को एनालाइज किया, और उसके कोफिशिएंट को जब एनालाइज किया तो वो एक पैटर्न बना रहा था, और उस पैटर्न को किसने एनालाइज किया, पास्कल ने, और उसने अपने नाम से रख दिया पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ये कहीं नहीं लिखा होगा तो मैं इसको बोल दूंगा प्रतीक सर्कल। ठीक है, तो अब यहां पर उस पैटर्न को एनालाइज किया है और उस पैटर्न को एनालाइज करके कहीं पर बना दिया, तो जैसे कि तुम लोग को 2 डाइस का चार्ट सर ने बना दिया, 3 डाइस के लिए चार्ट बनवा दिया, तो वो क्या किया, उस पैटर्न को एनालाइज किया और उस पैटर्न को एनालाइज करके एक फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि तुम इसको रट लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है कि इसको रट लो, है ना, इसको रट लो, तो अब तुम्हारा -11, अब तुम्हें करना है सॉल्व, तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि यहां पर अगर 4 बिट बोला है तो आंसर कहां से होगा, -8 से +7 के बीच में, और अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, और अगर एडिशन करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो अभी तुम कहां पर खड़े हो, -5 पर, और तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब पीछे जाओगे, कितना पीछे जाओगे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 5, और 5 को लिख दो बाइनरी में 0 1 0 1, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया बिना कुछ करे। ठीक है, और हमें पता है कि आंसर इसका आना चाहिए था -11, मतलब ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, क्यों, क्योंकि ये आंसर सही नहीं आया, रेंज के बाहर आ गया, -11 आना चाहिए था, -11 वैसे भी रेंज के बाहर है, बल्कि इसका दूसरा तरीका है, टूस कॉम्प्लीमेंट के केस में, टूस कॉम्प्लीमेंट के केस में हमें ये भी नहीं करना, हमें ये देखना है कि नंबर कैसा है, नेगेटिव, ये भी नंबर कैसा है, नेगेटिव, आंसर क्या आया, पॉजिटिव, ओवरफ्लो। अगर नंबर नेगेटिव है और रिजल्ट पॉजिटिव है तो ओवरफ्लो, दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है तो भी ओवरफ्लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो ओवरफ्लो। ठीक है ना, बस। हाँ। हम्म। हम्म। किसके में, माइनस ये लगाया ना, अगर मैं इसको माइनस करता तो फिर यहां पर मुझे प्लस लगाना पड़ता ना, मैंने यहां पर प्लस लगाया क्या, नहीं लगाया ना, मैंने यहां पर क्या लगाया है, मैंने यहां पर माइनस लगाया, मतलब ये माइनस तो यही है, मैंने इसको नहीं छेड़ा और इसको ही सिर्फ कन्वर्ट किया है। आएगा समझ में, मैंने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लगाया, निकाला, क्योंकि मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस को तो मैं अलग से इज्जत के साथ यहां पर रख दिया, अगर मैं इसको लगाकर लिखता तो फिर यहां पर क्या लेता, प्लस, तो मैं यहां पर लिखता कि ये प्लस का है और उसको मैं -6 लिख रहा हूं। आया समझ में, सब कुछ क्लियर है, अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी करो क्वेश्चन। ठीक है,
अभी हमने क्या लिया था, दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया था ना, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। पहला वाला कौन सा नंबर है, प्लस का 5, और दूसरा वाला कौन सा नंबर है, ओरली निकाल लो, 4 + 1 5। वन कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ इसको देखते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट में पहला 1 जब तक नहीं आता तब तक लेंगे, तो इसको तो लोगे तुम, तो ये 1 आएगा, और यहां पर 1 आने वाला है, तो 4 + 1 5 होने वाला है, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्या जाएगा, माइनस का 5। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 5 है और हमने आगे माइनस लगाया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 10। यहां पर ये भी क्या चला जाएगा, ओवरफ्लो में चले जाएगा, 4 बिट के लिए, 5 बिट के लिए रेंज में आ जाएगा। किस में करना है, चलो 4 बिट में लिखा है ना, 4 बिट में ही करो। तो अब यहां पर इनको कर दो क्या, इसका इसको एज इट इज रहने दोगे फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले का क्या निकाल दोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, पहले वाला 1 एज इट इज, फिर इस 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, और इनको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, सीधे सीधे दूसरे वाले का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, बस, और कुछ भी दिमाग में मत रखो। सब्ट्रैक्शन करना है ना तब, एडिशन करना है तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे। एडिशन के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में दूसरे वाले का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, और फिर क्या कर देना है, प्लस 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, यही हमारा आंसर है, बस कोई दिमाग नहीं लगाना, यही आंसर है। ये दोनों पॉजिटिव थे, आंसर क्या आया, नेगेटिव में, मतलब क्या बोल दोगे, आंसर तो ये है लेकिन ओवरफ्लो है। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और आंसर क्या आया, नेगेटिव, तो क्या बोल दोगे, ओवरफ्लो है। ठीक है ना, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। फिर हमने तो यहां पर चेक कर लिया कि 10 आना था। ठीक है, अच्छा ये क्या था, प्लस का 5, और ये था प्लस का 5, तो यहां पर अगर हम देखें साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहां पर हम प्लस के 5 में थे और हमने और +5 किया, +5 किया, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम +1 +2 +3 +4 +5, कहां पर आ गए हम, -6 पर। चेक करो क्या ये -6 है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, मतलब माइनस, और फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0 1 1 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6, तो ये -6 आया समझ में। ये डायरेक्शन सही कर लेना है ना इसमें, ये इस तरफ, ये इस तरफ, क्या +5 पे +5 किया तो ये आ गया ना यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, और वैसे आंसर क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, लेकिन वो रेंज के बाहर, इसलिए हम कहां चले गए, -6 पे। आंसर क्या है, यही है, 1 0 1 0 एंड ओवरफ्लो। क्लियर है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, अब दोनों को पॉजिटिव लेंगे और दोनों को नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, 0 0 1 1, अब मैं 0 0 0 1। ठीक है, इनको करना है सब्ट्रैक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +3 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 को, और आगे क्या लग गया, माइनस, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 2। आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 2। हमें तो क्या करना है, हमें तो ये सवाल दिया है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड वाले को बिना दिमाग लगाए टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो 1 का 1 और फिर 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और ऐड कर देंगे, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 और 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0 0 1 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा करेक्ट आंसर आएगा नो ओवरफ्लो। ठीक है, नो ओवरफ्लो। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, सीधी बात है ना, एक पॉजिटिव का नंबर एक नेगेटिव का नंबर है, जब दोनों ऐड होंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, तो वो तो रेंज के अंदर ही रहेगा। ठीक है, रेंज के बाहर कब होगा, जब दोनों नंबर या तो नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो चांस हो सकता है कि वो जुड़ने के बाद रेंज के बाहर चला जाए, मे बी। ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों नंबर अगर नेगेटिव के हैं तो वो दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, रेंज के बाद जा सकते हैं, कि -5 और -6 को ऐड कर दिया तो बाहर चला गया, या फिर +5 और +6 को कर दिया तो बाहर चला गया। लेकिन -6 और +5 है, या +5 -5 और +6 है, तो वो हमेशा ऐड होने पर क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा, तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में, तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। देखो आंसर सही भी आया है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और इसको कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल में तो क्या आएगा, प्लस का 2 ही आएगा। सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा विद नो ओवरफ्लो। हमेशा कुछ भी नहीं होगा, मे बी, तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ और उनको हम प्लस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव और उनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो कभी भी ओवरफ्लो
नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव का एक नंबर नेगेटिव का है, तो नंबर हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस दो एग्जांपल देख लिया कि एक नेगेटिव मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसके पहले हमने देख लिया था ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ये दोनों देख लिया ना, और फिर दोनों पॉजिटिव भी देख लिया। अब एक ले लेते हैं दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लो, 1 0 1 1 ले लो, और फिर 1 0 0 1 ले लो। ठीक है, और इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आया 1 प्लस ये हो गया 4 माइनस का 5, ये -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 1 मतलब माइनस का 7, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का 7, और इसको हमें क्या करना था, आगे माइनस करना था, मतलब ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो दोनों नंबर नेगेटिव में है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रेंज में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहां पर पहले वाले को एज इट इज लिख दोगे 1 0 1 1, और दूसरे वाले का क्या ले लोगे 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 1 1 1 0, और उनको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0, और जो 1 आएगा उसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे। दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नो ओवरफ्लो, और आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1 0। आ गया समझ में, ये रूल सिर्फ 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए, बाकी ये रूल तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनका एडिशन नो ओवरफ्लो ही रहेगा, ये तो सब में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और उनको जोड़ेंगे तो नंबर छोटा होगा। हाँ, कैसे नहीं आएगा, यहां पर हमने -5 में प्लस किया है 7, ठीक है, -5 में हमने प्लस किया है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कैसे गलत होगा नहीं मेरी रिसर्च नहीं है, ये तो मिल जाएगा, जो वंस कॉम्प्लीमेंट वाला है और साइन मैग्नीट्यूड वाला है वो नहीं मिलेगा, है ना, इसको देखकर मैंने उसको बनाया है। ठीक है क्या, हाँ, मैं कई बार मैंने सोचा मैं बुक लिखूं एक, जब मैं आईआईटी का एग्जाम देखने लगा था तब से मैं सोच रहा हूँ एक बुक लिखने की, और वो हो नहीं पा रहा, लेकिन है, और सिलेबस चेंज हो जाता है, आईआईटी बंद हो गया, उसकी किताब लिखने वाला था मैं, उसके लिए एक भी किताब नहीं थी, आज भी नहीं है, उसके लिए कोई बुक ही नहीं थी, और मैं चाह रहा था कि उसके लिए एक बुक लिख दूं और सिर्फ वो इम्पिटस में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, कोई नहीं, मेरी मेहनत बच गई है, हाँ देखेंगे। अभी हम आते हैं ओवरफ्लो पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मान लो कि मेरे पास पैटर्न दिया हुआ है क्या, A0 कहां से लिखूं, चलो यहीं से लिख देता हूं, A0 A1 A2 ऐसे करते करते AN, एक नंबर दिया हुआ है कैपिटल A कितने बिट का, N बिट का। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है B0 B1 B2 और Bn, ये हमें नंबर दिया हुआ है B, ये भी कितने बिट का है, N बिट का है। ठीक है, और इनको हमने कर दिया है ऐड। ठीक है, रिजल्ट आया C0 C1 C2 अप टू Cn, तो रिजल्ट जो हमारा आया इनको ऐड करने पर वो आया C, वो भी कितने बिट में आया, N बिट में आया। तो अगर A0 पॉजिटिव है, मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो A0 और B0 सेम होगा और C0 क्या होगा, अलग होगा, या फिर A0 उल्टा होगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, और ये भी क्या होगा नेगेटिव, और आंसर आएगा क्या पॉजिटिव। तो रिजल्ट अगर आता है 1, इट मींस इट इज एन ओवरफ्लो, और अगर ये रिजल्ट आता है 0, इट मींस नो ओवरफ्लो। ये तुम्हारे लिए बन गया फॉर्मूला। ठीक है, एक नंबर है ये A और ये नंबर है B और ये नंबर है C, उनको ऐड करने पर ये भी n बिट का है, ये भी n बिट का है और ये भी n बिट का है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और B0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, अगर दोनों नंबर क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, और दोनों पॉजिटिव है और रिजल्ट नेगेटिव आया, मतलब C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए। इस इक्वेशन में रखो, यहां पे रखोगे 0 0 इंटू एनीथिंग 0, यहां पर 0 रखोगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और यहां पर भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, इट मींस ओवरफ्लो। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये 1 हो
ये भी 1 हो और ये क्या आ जाए 0, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये 1 और ये 0, यहां रखो 1 1 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। यहां पे रखोगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 प्लस 0 1, 1 पे ओवरफ्लो। इसके अलावा कुछ भी रख दो तो वो रिजल्ट क्या देगा 0 देगा, जो कि नो ओवरफ्लो होगा। जैसे कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, अब सी कुछ भी हो सकता है, ए पॉजिटिव आ गया और बी नेगेटिव आ गया, तो यहां पर ए 0 की जगह 0 रखा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, और बी 0 की जगह रखा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब नो ओवरफ्लो। क्लियर है? ठीक है, तो बिना कन्वर्ट किए पता चल जाएगा कि ओवरफ्लो है या नहीं है। नहीं, हाँ, अगर तीनों 1 1 हुए तो ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, अगर तीनों 1 1 हुए तो ओवरफ्लो नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, तो यहां पर रखा सी 0 की जगह क्या रखा 1, सी 0 की जगह 1 रखा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां पर ए 0 की जगह या बी 0 की जगह किसी की भी जगह 1 रखा, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 प्लस 0 0, नो ओवरफ्लो। कैसे हो जाएगा? नेगेटिव में मैंने दिया है -5 और नेगेटिव में दिया है मैंने +5, इनको ऐड करना है, कहां से आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा -11 4 बिट में बाहर चला गया। बात ये नहीं है कि -11 में जो अभी भी बात कर रहा हूं वो सब 4 बिट के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए ऐसा मत दिमाग में बिठा लेना कि -11 आ गया मतलब रेंज से बाहर। ये सारी बातें किसके लिए एप्लीकेबल है 4 बिट के लिए। अगर यही 5 बिट हो जाएगा तो फिर ये रेंज में हो जाएगा, फिर रेंज के बाहर क्या जाएगा -15 +15। लेकिन ये जो फॉर्मुला ये कितने भी बिट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, ये जनरलाइज है, कितना भी बिट का होगा सबके लिए एप्लीकेबल है। आएगा समझ में? इसको जरा और देखो, एनालाइज करते हैं। देखो यहां पर ओवरफ्लो हुआ था, यहां पर ओवरफ्लो हुआ था ना, यहां पर कुछ कैरी गया था क्या लास्ट वाले पर? लास्ट वाले में हमने कोई कैरी दिया था क्या? नहीं दिया था। जो लास्ट वाले में कैरी दे रहे हैं उसको मैं नाम दे रहा हूं कैरी इन, और ये जो जा रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं कैरी आउट। यहां पर कैरी इन नहीं गया और कैरी आउट आया, तो क्या हुआ ओवरफ्लो। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल रखा है क्या अपने पास? ठीक है, ये भी आई थिंक 2's कॉम्प्लीमेंट का था ना, नहीं ये 1's कॉम्प्लीमेंट का रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो अगर दोनों अलग अलग आ जाए, कौन सा C0 और सी इन, सी आउट और सी इन, कैरी इन। ठीक है, कैरी इन क्या है? कैरी जनरेटेड प्रीवियस टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड कैरी आउट कैरी जनरेटेड फ्रॉम MSB इन फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो हमेशा क्या होगा ओवरफ्लो। मतलब अगर ये 0 है ये 1 है, या ये 1 है ये 0 है, तो हमेशा क्या होगा ओवरफ्लो होगा। अगर दोनों सेम आते हैं, मतलब दोनों 0 0 आ गए या दोनों 1 1 आ गए, तो भी ओवरफ्लो होगा। एक होता है जोर ऑपरेटर। क्या होता है ये? जोर ऑपरेटर। जोर ऑपरेटर क्या बोलता है? जोर ऑपरेटर बोलता है, जोर ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों सेम है तो 0, और दोनों डिफरेंट है तो 1, दोनों डिफरेंट है तो 1, दोनों सेम है तो 0। ठीक है, ये क्या है? पुराना जमाना। पुराना जमाने में लड़का लड़की की शादी करते थे? नहीं, पुराना जमाना है। ठीक है, फिर एक्सनॉर आया, नया जमाना। ठीक है, तो अब यहां पर सी इन तुम इसको बोल दो ए को, और सी आउट बोल दो किसको बी को। तो सी इन जोर सी आउट अगर 1 है तो ओवरफ्लो, और अगर 0 है तो नो ओवरफ्लो। इसको मैं कहीं और लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है? ये जोर ऑपरेटर है। ठीक है, तो सी इन जोर सी आउट अगर 1 आ गया
तो ओवरफ्लो, और अगर जीरो आ गया तो नो ओवरफ्लो। तो ये तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। बस अभी इतना समझ लो कि अगर इस ये जैसे कि प्लस होता है, प्लस क्या करता है, दो नंबर को जोड़ने का काम करता है। अगर बचपन में तुमने क्या किया था, बचपन में कभी मल्टीप्लीकेशन पढ़ाते थे तो हम इसको क्या बोलते थे कि ये तो एक्स लिखा है, फिर हमें क्या सिखाया जाता था कि नहीं, ये एक्स नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये डिवीजन है। फिर बोल दिया इसको टेढ़ा डंडा कर दिया तो इसको हम क्या बोलने लगे, परसेंटेज। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। और ये सब जो होते हैं वो किस पे काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने a प्लस बी कर दिया, तो ये क्या है, हमारा ऑपरेटर जो कि काम करने वाला है, और ये दोनों कहलाते हैं ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो ये मरीज है और ये वो सुई धागा है जो उससे इलाज करने वाले हैं। ठीक है, और इसको जो काम करने वाला है डॉक्टर, वो क्या करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा। ठीक है, अब बचपन में हमें प्लस सिखाया जाता था, फिर माइनस सिखाया गया, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और हम बड़ी क्लास में आ गए तो हमने ये सिखा दिया, ये जोर। ठीक है, अब दो नंबर को अगर जोड़ने का काम प्लस करता था, घटाने का काम माइनस करता था, गुणा भाग करने का काम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते थे। ये क्या करता है, ये चेक करता है बाइनरी पर, बिट पर वर्क करता है। ठीक है, तो अगर दोनों बिट अगर जीरो होते हैं तो उसका आंसर बोल देता है जीरो है, और अगर उसमें से एक जीरो एक वन होता है या एक वन एक जीरो होता है तो वो बोलता है आंसर क्या आएगा, वन आएगा। और फिर से दोनों वन दे दिया तो क्या बोल देगा वो, जीरो। ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग हुए तो वो बोलेगा वन, और अगर दोनों सेम हुए तो वो क्या बोल देगा, जीरो। ठीक है, तो सी इन और सी आउट क्या है, कैरी जनरेटेड previous to the most significant bit and carry out is the carry generated from the most significant bit in the final answer। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मेरा ये +5 किया और +6 किया, है ना, दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं और मैं उनको प्लस कर रहा हूं, तो ये आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। मैं 4 बिट की बात कर रहा हूं, 4 बिट इसलिए लेता हूं क्योंकि 4 बिट छोटा रहता है ना, समझने के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहां पर अगर मैं 4 बिट में देखूं तो ये +11 क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो करेगा। चेक कर लेते हैं, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में ही सब कुछ हमें देखना है। तो +5 को क्या लिखेंगे, 0101, और +6 को क्या लिखेंगे, 0110, और इनको क्या करना है, प्लस करना है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, और ऐड ही करना है, तो कहीं पर टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की बात ही नहीं उठती। हमें तो इसमें सीधे सीधे क्या करना है, प्लस ही करना है। तो यहां पर हमने 1 किया, यहां पर 1 किया, 1 + 1 0, कैरी 1, ये क्या आ गया, सी इन, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से प्रीवियस वाले से कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेटेड फ्रॉम प्रीवियस टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कैरी जनरेट हुआ ना। फिर हमने इनको किया प्लस, तो यहां से कुछ कैरी आउट आया क्या, नहीं आया, कोई भी कैरी आउट नहीं आया, तो ये 0 ये 1, ओवरफ्लो हो गया, होना भी चाहिए था ओवरफ्लो। दोनों पॉजिटिव, रिजल्ट नेगेटिव। आप किसी भी तरीके से देख लो, चाहो तो तुम डेसिबल पे कन्वर्ट कर देख लो तो भी ओवरफ्लो है, चाहो तो तुम ऐसा देख लो, मतलब 3 तरीके मैंने तुमको बता दिए। एक तरीका क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट करके तुम्हें पता चल रहा है ओवरफ्लो आएगा। दूसरा तरीका क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आ गया तो भी ओवरफ्लो हो गया, ये तुम्हारे पास दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, यहां से कैरी इन निकला और यहां से कैरी आउट नहीं निकला तो भी क्या होगा, ओवरफ्लो। ठीक है ना, 3 तरीके हो गए पता करने के कि ओवरफ्लो है या नहीं। हाँ, एक्चुअली वो ओवरफ्लो में चला गया इसलिए, हमेशा नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिया +5 और +2, ये ले लो। ठीक है, तो यहां पर इसको 5 को करोगे तो 0 1 0 1, और इसको 2 को कर दोगे तो 0 0 1 0, इनको कर दो प्लस, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और 0। तो अब देखो ये प्लस का 7 आया, और आना भी चाहिए था प्लस का 7, दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट भी पॉजिटिव, कैरी इन 0, कैरी आउट भी 0, दोनों सेम है, तो फिर नो ओवरफ्लो। ठीक है ना, यहां पर कैरी इन आया क्या, नहीं आया, कैरी आउट आया, नहीं आया, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, 0 0, तो सेम पर 0, तो सी इन और सी आउट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब नो ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा ओवरफ्लो है और यहां पर तुम्हारे पास नो ओवरफ्लो है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो सी इन भी क्या है, 0 है, और यहां पर सी आउट भी क्या है, 0 है, और यहां पर तुम्हारा सी इन क्या था, 1 था, और सी आउट क्या था, 0 था। क्लियर।
ओवरफ्लो। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला था, ये क्या है, एक तो है ना दिक्कत हमारी क्या होती है ना, हमारा हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो ऐसा हो जाता है A0 A1 A2 ऐसा ये लिखा हुआ देखकर ना एकदम दिमाग बहरा जाता है, क्या हो रहा है, ये क्या लिख दिया, ऐसा क्या लिख दिया, पता नहीं सर ने क्या हो गया, कुछ नहीं लिखा ये। अगर यही मैं ऐसा लिख के दे देता, यही मैं ऐसा लिख देता 0 0 1 0 1 1 1 0, भले मैं कितना ही लिख दूं नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर मैंने लिख दिया 0 1 0 1 1 1 1 1 और इनको मैंने प्लस किया और यहां पर 1 1 1 1 0 1 1 मान लो आ रहा है, तो मैं बोल दूं कि यहां पर ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया और यहां पर 1 हुआ, इन तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, 0। लेकिन अगर मैंने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या दे देगा 1। तो मैंने क्या फॉर्मूला बोल दिया कि जो भी यहां पे लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट, यहां लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट और ये इसको एज इट इज रहने दो, और अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, ओवरफ्लो को बताएगा। तो ये तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ ये दोनों 0 0 है और ये 1 है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 1 बनाना है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 कब आएगा, जब इसको भी मैं 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं, तभी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर ये एक तरीका हो गया, या फिर हम क्या लगाते हैं प्लस, या फिर क्या हो सकता है कि ये दोनों क्या हो जाए नेगेटिव और रिजल्ट क्या आ जाए पॉजिटिव। अब मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन 1 बनाना है, तो क्या होगा 1 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या हो जाएगा 1, तब भी क्या होगा ओवरफ्लो। तो अब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये लिख दूंगा समझ में आ जाएगा। अब फिर मैंने इसको लिख दिया A0, इसको लिख दिया B0, इसको लिख दिया C0, इसको लिख दिया A1, इसको लिख दिया B1, इसको लिख दिया सॉरी ये हो गया C0, इसको लिख दिया A0, इसको लिख दिया B0, इसको लिख दिया C0, ये फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? तो ये देखना आसान लगता है और ये देखते से घबरा जाते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों 1 1 हुए और ये 0 हुआ तो 1 इंटू 1 इंटू 1, या फिर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, इन दोनों केस में ही सिर्फ 1 आंसर आना चाहिए, बाकी सब में क्या हो जाएगा 0। आया समझ में? वही लिखा हुआ है ये। क्लियर है आप सबको? ठीक है, चलो अभी मेरे को ये क्लास जल्दी थोड़ी खत्म करनी थी क्योंकि मुझे तुम लोगों से बात करनी थी, लेकिन क्लास लंबी खिंच गई। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग जो है पेपर का एनालिसिस जो कर रहे हो वो कुछ लोग अभी भी गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि कभी कभी कोई पूछने आता है ना, तब मुझे समझ में आता है कि अभी भी तुम लोग गलत तरीके से कर रहे हो एनालिसिस। पेपर जब तुम्हारे एनालिसिस करने बैठते हो तो तुम लोग क्वेश्चन भी लिखते हो, सॉल्यूशन भी लिखते हो, सही? कितने हाथ उठाओ सब लोग, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से? वेरी गुड, सब गलत कर रहे हो। किताब छापनी है क्या? वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है किताब छापना, तुम्हें अपना पब्लिकेशन नहीं निकालना। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्वेश्चन लिखकर टाइम क्यों खराब कर रहे हो? देखो क्वेश्चन कौन सा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना? सब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास मटेरियल है, सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है ना? उसके बाहर कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तुम फाइनल एग्जाम में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए बैठ पाओगे, अगर बैठ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी अभी से उसको लिखने का तरीका होता है। तुम्हें सिर्फ अगर तुम्हारे पास तो ऐप है, तुम्हारे पास तो और आसान काम है, तुम्हारे पास पेपर का बंडल नहीं है, ठीक है? सीधे तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है कि पेपर नंबर, जैसे कि मान लो कि मॉक टेस्ट तुम्हारा हुआ 1, अब उसका क्वेश्चन नंबर बदलने वाला है क्या? मॉक एप्लीकेशन में, ऐप में नहीं बदलेगा ना, वो तो वही रहेगा ना। तो सीधे लिखो मॉक 1, और अगर तुम्हें लिखना ही है उस लिए पहली बात तो सारे क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर नजर रखनी है जो हमसे या तो गलत हो जाते हैं या फिर उसमें कुछ ट्रिकी पार्ट होता है, ठीक है? अब उसके लिए मान लो अब रीजनिंग का इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया तो क्या लिखोगे? क्या नहीं लिखोगे, ठीक है? मैथ्स में भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े बड़े, अगर लिखना है तो क्या लिखना है पहले वो समझो। अगर तुम्हें वही क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल कभी करना है तो उसके नंबर लिख लो कि मॉक नंबर 1 में मैथ्स का जो भी था क्वेश्चन नंबर 10, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गया, मतलब कि 2-3 कैटेगरी अपनी कॉपी में बना ली। यहां पर तुमने लिख दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी, यहां पर तुमने लिख दिया डाउट क्वेश्चन की कैटेगरी, और यहां पर कुछ तुमने लिख दिया कि या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस या जो भी है तुम्हारे लिए, वो सब कोई भी अपनी अपनी कैटेगरी बना सकता है, और उसमें वहां पर तुम अपने लिखते जाओ कि इस मॉक के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये डाउट थे और ये ट्रिकी थे, फिर अगले पेपर के ये डाउट थे, ये ट्रिकी थे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर। अब वो तुम्हारे पास रखा हुआ है,
सीधे सीधे तुम्हें फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम सीधे क्या करोगे, ये लोगे और सीधे ऐप में वो वाला पेपर खोलोगे, उसके सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर अगला पेपर खोलोगे, उसके सारे क्वेश्चंस करोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम्हारा टाइम बचेगा ना। अब तुम क्वेश्चन लिखने में तुम 100 क्वेश्चन नहीं लिखोगे, लेकिन यहां पर तो तुम 1000 भी लिख दोगे, इसमें थोड़ा ना टाइम लगाया तुम्हें, ठीक है ना। कई क्वेश्चन तुम ऐसे ही लिखने में आलस कर दोगे कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, मत लिखो, बल्कि वो भी इंपॉर्टेंट था, क्यों हमने वो नहीं लिखा, हमें लगा अरे ये तो बहुत बड़ा है, और छोटे छोटे क्वेश्चन लिख दिए। तो हमने क्या किया, कई सारे क्वेश्चन को छोड़ भी तो दिया, और अगर मान लो कोई लिख रहा है तो उस पर टाइम भी तो बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। हमें किताब नहीं लिखनी, हमें उससे रिलेटेड क्या लिखना है वो समझो। लिखना क्या है कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा था जो हमने मिस कर दिया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्वेश्चन को नहीं। तुम लोग क्या क्वेश्चन के पीछे भागते हो, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। वही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, इस बात का तुम कोई लिख के दे सकता है मुझे, बता दो कौन मुझे लिख कर दे सकता है कि यही क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है, ऐसा है क्या, नहीं बता सकता कोई। कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या ट्रिक लग रहा था, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था जो हमारा मिस था, हमारा फॉर्मुला वीक था, क्या था, वो हमें नोट डाउन करना है। अगर लिखना भी है क्वेश्चन को तो शॉर्ट में लिख दो। अगर तुम्हें रखना है कि हाँ चलो हमें कॉपी से ही रिवाइज करने के लिए मिल जाए तो बहुत शॉर्ट में लिख दो, लेकिन पूरा क्वेश्चन छापना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद क्या है, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में भी जैसे कि अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन कुछ लोग लिखते बैठते हैं। अरे क्यों लिखना है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन लिखना इतना इंपॉर्टेंट होता तो जो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं पहले बोलता हाँ नोट करो, क्वेश्चन पहले नोट करवाता, फिर बोलता आप सॉल्व करो। कभी तुमने क्लास में सुना मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नोट कर लो, कभी सुना, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते आते ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको टिक करना। अगर तुम्हारे पास वो क्वेश्चन नहीं है तब तो तुम्हें लिखना का समझ में आता है कि अब जैसे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसको लिखना समझ में आता है, क्योंकि वो तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं, अगर मेरे पास मैं बुक कोई पढ़ रहा हूं तो मेरे पास बुक में वो सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना, मैं उसमें स्टार मार्क करके रखते जाऊंगा ना, स्टार मार्क कर दूंगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट है तो मैं वहां पे डी बना दूंगा या फिर सर्कल बना दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट लग रहा है तो 2 स्टार बना दूंगा, और इंपॉर्टेंट लग रहा है 3 स्टार बना दूंगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है। और इवन मेरे तुम अभी भी किताबें रखी हुई है, तुम देख लेना उसमें सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, और जो डाउट है उस पर डी और इस तरह से सर्कल, ये सब बना हुआ मिलेगा। अब मेरे पास आज बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास वो सारे बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मुझे रिकॉल करना होगा तो मैं सारे वो जो स्टार वाले हैं वो उनको सॉल्व कर दूंगा, बात खत्म। मैं थोड़ी ना पूरी किताब पढ़ने बैठूंगा, क्योंकि मैंने उसको किताब को पढ़ लिया, उसमें से छांट लिया कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब कितना टाइम तुम लोग खराब कर रहे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। किताब नहीं लिखनी है, तुम अगर इस तरह से लिखा हुआ पेपर में लाके दिखाओगे ना एनालिसिस, वो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसे ब्लैक कलर के पेन से, फिर ब्लू कलर के पेन से, ये सब नहीं पसंद मुझे, है ना। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता देखना, मैं तो बिना ढक्कन के एक पेन से काम चलाता हूं। क्या चीज अच्छे से लिखना है वो समझो। हमारी जो फॉर्मूला कॉपी होती है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। फॉर्मूला कॉपी हमारी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें कि सारे टाइप्स के फॉर्मुलाज लिखे हों, ठीक है ना। पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, कहीं पे लग रहा है उसका प्रूफ लिखा हो, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में आ रहा है उसको अपने भाषा में लिखा हुआ हो, ये मेंटेन होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये होना चाहिए प्रॉपर लाल पीले नीले कलर के पेन से, ये होना चाहिए प्रॉपरली मेंटेन। क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत है, कितने क्वेश्चंस लिखोगे, 50,000 1-1 लाख क्वेश्चन है, लेकिन कितने क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वही तो लिख के रखना है। शॉर्ट में मेंशन करो, और वो हर क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे। वो मान लो कि तुमने 100 पेपर क्वेश्चन किए हैं, उसमें से मुश्किल से तुमको 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं, 4-5, उनको लिखोगे तो समझ में आ रहा है। लेकिन पूरे लाइन से लिख रहे हैं वो गलत है ना। और उनको भी अगर तुम शॉर्ट में लिख सकते हो तो शॉर्ट में लिख लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें लिखना ही नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारे समझ होनी चाहिए कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं यार ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें कभी भी रिवाइज करना पड़ सकता है, उसको लिखोगे। लेकिन हम सारा का सारा लिखने बैठे, ये नहीं है, गलत, ये गलत हो गया। हमसे जो बन रहा है नहीं बन रहा, हमने सारे के सारे लिख दिए, कॉपी नहीं हमें लिखनी है, ठीक है। अब मैं जब पता था, मेरा पूरा डे का सुन लो प्लान कि मेरा क्या प्लान रहता था। क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड खत्म हो गई, उसके बाद जो भी अगर शीट अगर मिली है तो उसको उसी समय सॉल्व कर देना है, उसी समय, ठीक है। तो अगर 10 बजे अगर क्लास खत्म हुई है, 9:30 पे क्लास खत्म हो जाती थी, ठीक है। मॉर्निंग 7 बजे से क्लास रहती थी, 7 से ज्यादा 9 बजे तक खिंचती थी, 9 नहीं तो 9:30, 9:30 तक भी नहीं आती थी, 9 से पहले ही खत्म हो जाती थी। तो सुबह 7 से 9 में क्लास खत्म, ठीक है। तुम लोग तो 7 बजे के नाम पे एकदम चकरा से जाते हो कि 7 बजे आना है, ठीक है। 7 बजे की क्लास के लिए सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, ठीक है, 5 5:30 बजे। तो सुबह 7 बजे तो क्लास यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, और 8:30 मतलब 9 9:30 तक में फिनिश, ठीक है। उसके बाद 10 बजे बैठ गए पढ़ने के लिए, 10 से 12 तक में जो भी अगर शीट या मटेरियल मिला है वो खत्म, ठीक है। उसके बाद 12 से अपनी पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है। 1 बजे तक का जो भी ब्रेक मिलना है वो मिला। ब्रेक ऐसा नहीं किया ना तुम्हारे लिए तो बेल बज गई, फिर 45 मिनट बाद दूसरी बेल बज रही है, बिठाने के लिए भी तुम्हारे लिए बेल बजती है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम स्कूल के बच्चों की तरह तुमको बोलना पड़ता है कि लंच खत्म हो गया अब बैठो। हमें सिर्फ इतना पता होता था कि 1 बजे ब्रेक है,
फटाफट खाना खाया और 15 मिनट बाद पढ़ने बैठ गए, सिर्फ 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। 15 मिनट में मतलब 5 मिनट का खाना और 10 मिनट का हेड डाउन, 15 मिनट में ये दोनों चीज खत्म। उसके बाद बैठ गया पढ़ने के लिए। तो जो भी उसके बाद में करता था आरडी शर्मा सब्जेक्टिव 11th-12th वाली, ठीक है। तो जैसे ही पेपर खत्म हो गया, आरडी शर्मा 11th-12th कर रहा हूँ, कई वही के वही क्वेश्चन आरडी शर्मा 11th-12th में भी है। मैं छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं उसको फिर से करूंगा जैसे कि मैंने करा ही नहीं है, मैंने उनको सवाल को देखा ही नहीं है, जैसे कि वो खत्म कर दूंगा मैं 3 बजे तक में, ठीक है। फिर 3 बजे जैसे कि स्नैक्स का ब्रेक हुआ 4 बजे तक में, वो किया। वो भी मैं नीचे नहीं जाता था, मैं अपने साथ एक अपना टिफिन एक्स्ट्रा रखता था, वहीं पे खा लिया, खत्म, कहीं जाना ही नहीं है। उसके बाद में फिर डाउट वगैरह पूछते थे मुझसे बच्चे, तो वो समय मैं बता देता था। 3 से 4 में मैं पढ़ा देता था। तो 3 से 4 में जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे उनको मैं पढ़ा दिया 4 से 5 तक में। अब वो 5 बजे तक में जिनको जाना रहता था, अधिकतर बच्चे चले आते थे, कोई रुकता भी नहीं था। तो उसके मैं पढ़ाने का भी काम कर दिया। उसके बाद में बैठता था 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और फिर जो अपनी सेल्फ स्कोरर है वो पूरी सॉल्व कर दूंगा मैं उतनी देर में, ठीक है। तो 2 घंटे में हो सकता है कि मेरी सेल्फ स्कोरर जितना पढ़ाया है वो खत्म हो जाता है 7-8 बजे तक। तो फिर आईआईटी के लिए जो अलग से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा निमसेट के लिए सिर्फ सेल्फ स्कोरर पढ़नी है, उसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स कंटेंट्स पढ़ना पड़ता था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, ठीक है। कल अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती थी। तो वो पढ़ता था मैं 7 से 9 में, ठीक है। और उसके बाद जो डाउट्स आते थे फिर घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगवा कर करता था, उसमें धीरे धीरे चक्का घूमता था और डाउट देखने के लिए कुछ कुछ मिलता था कंटेंट। वीडियोस तो मिलते ही नहीं थे, वीडियोस कोई रेयर अगर कोई मिल गया तो मिल गया फॉरेनर का, जिसमें कि पॉज कर करके उसको रिवाइंड कर करके सुनो किसने बोला क्या क्या, ठीक है। और बफरिंग अलग हो रही है, चक्का घूमे जा रहा है, बफरिंग लगा दिया, पता चल रहा है कि वो बफरिंग हुआ गया, उसमें कुछ काम का ही नहीं निकला, फिर अगला वीडियो ढूंढो, फिर वो बफर हो रहा है, चक्का घूम रहा है, ठीक है। फिर पीडीएफ निकाली कुछ की, पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाले, उसमें से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बुक में मिलता ही नहीं था उसके लिए। तो वो वहां से निकाला, फिर अगले दिन उसको पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं अपने साथ वालों को पढ़ा रहा हूँ कि देख इसमें मैंने ये आज पढ़ा। तो जो आज मैं पढ़ूंगा पूरा, वो मैं अगले दिन उनको 3 से 4 बजे के बीच में पढ़ाऊंगा। तो ये होता था। तो पहले अपना पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ाया, फिर पढ़ा, फिर पढ़ाया। तो इस तरह से अपने साथ वालों को भी पढ़ाता रहता था। तभी से ही पढ़ाना शुरू हो चुका था मेरा। अब इसका मतलब यह है कि उस पूरे दिन भर में मैंने अपना क्लास भी अटेंड कर ली, मटेरियल मिला वो भी सॉल्व हो गया, आरडी शर्मा भी सॉल्व हो गई, सब्जेक्टिव वाली भी, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया। शाम में मैंने अपना एक्स्ट्रा मतलब दूसरों को पढ़ा भी दिया, खुद का एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, और रात में अपने डाउट भी कर लिए सॉल्व। ये पूरा शेड्यूल एक दिन में कवर। अब रात के समय मेरे पास कुछ बचा क्या? मेरा पाप पुराना नहीं बचा। उसी दिन सब एंड टू एंड खत्म, स्टार्ट टू एंड खत्म, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है। भले ही मुझे आज के दिन इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन संडे के टेस्ट पेपर में फर्स्ट ही रैंक आएगी, ये तय है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ना। लीव नो स्टोन अनटर्न। और मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्व करने में लगा हूं। सब कुछ दिमाग में छप रहा है। किताब में छापोगे तो वो किताब में ही छपा रह जाएगा, हमें कहां छापना है? दिमाग में। और वो कॉन्सेप्ट को छापोगे तो कभी नहीं भूलोगे।